Hello students, in our last video we have discussed about the Raoult's law। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो राउल्ट्स लॉ है, मैं एक बार आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। राउल्ट्स लॉ हमारा पार्शियल प्रेशर को शो करता है। हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है और एक हमारा सॉल्वेंट होता है। अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन XA हैं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन XB हैं, तो हमारे राउल्ट्स लॉ का कहना ये है किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसी अगर मैंने PB निकाला तो P नॉट B XB हो गया। डाल्टन्स लॉ का कहना ये था कि हमारा जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। P नॉट XA P नॉट B XB। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो हमारे P नॉट A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कब हो जाएगी, जब हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। P नॉट A की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये पूरा कंपोनेंट 0 हो गया। तो PS कितना हो गया, P नॉट B XB। XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो 1 माइनस XA। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा सॉल्यूट कैसा होता है, आपका नॉन वोलेटाइल होता है। यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया था। ग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन हमारा वो है जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो, ठीक है। यानी कि ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस, जो हमारे हर एक कंडीशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो। मतलब PA शुड बी इक्वल टू P नॉट XA एंड PB इक्वल टू P नॉट B XB। अगर हमारा जो आपका सॉल्यूशन है वो इन दोनों फॉर्मूलों को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसके लिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हमारा ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जैसे आपने वहाँ पर बनाया था। यहाँ पर मैंने आपको कहा XA 0 है, XB 1 है। ये लाइन आपकी क्या शो करती है, मोल फ्रैक्शन को शो करती है। आगे की तरफ जाओगे तो मोल फ्रैक्शन A के बढ़ेंगे। इस पॉइंट पे XA की वैल्यू 1 हो गई तो XB की 0 हो गई। ये 1 और 0 क्यों हुई ये समझ में आया है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं सभी के मोल फ्रैक्शन के सम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं, XA अगर मेरा 0 है, XA 0 है, तो हमारा PA कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आए तो XA की वैल्यू मैक्सिमम है, XA की वैल्यू मैक्सिमम होने पे PA किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट A, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ आ गया PA के लिए। यहाँ पर XB की वैल्यू मैक्सिमम है तो PB भी आपका मैक्सिमम होगा। यहाँ पर XB 0 है तो आपका PB भी 0 होगा। तो ये जो लाइन है ये लाइन हमारी आ गई ये, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, और ये हमारा टोटल प्रेशर हो गया PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, क्लियर है। तो ये हमारा आइडियल के लिए हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जब आप ये कह रहे हो कि आपका वेपर प्रेशर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ही है, ठीक है ना, मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट थे, सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी था, दोनों का पार्शियल प्रेशर उतना ही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारी जो अट्रैक्शन फोर्स है बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, अट्रैक्शन फोर्स लगभग बराबर है। बिफोर मिक्सिंग हमारी क्या क्या फोर्स होंगी, जैसे मेरे पास सॉल्यूट है तो कौन सा इंट्रैक्शन होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगा। जब मैंने सॉल्यूशन बनाया मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो अब कैसा इंट्रैक्शन होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगा। मतलब ये सब अट्रैक्शन फोर्स लगभग बराबर हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, A अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन A, B बिटवीन B
और सॉल्यूशन के बाद क्या बन गई, A इंटू बी, क्या है हमारी, ऑलमोस्टली इक्वल है। ये किसकी अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रहा है, सॉल्यूट की। ये किसकी अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रहा है, सॉल्वेंट की। और ये किसे शो कर रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की। हमारी अट्रैक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच में पहले थी, सॉल्यूशन बनाने से पहले थी, उतनी ही लगभग उतनी ही अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूशन बनाने के बाद भी रही। देयर इज नो चेंज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। जब आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे फर्क ना पड़ने से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट हमारा किस बात पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे तो डिपेंड करता है। अगर दो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारी कम है तो उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट कम देनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन से पहले और सॉल्यूशन के बाद की इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर है। जब बराबर है तो क्या हमारे बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल बी ऑलमोस्टली इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, लगभग आपका बराबर होगा। क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, जब आप ये कह रहे हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले थी, पार्टिकल्स के बीच में जितना अट्रैक्शन पहले था उतना ही अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनाने के बाद है, देयर इज नो चेंज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो हमारी सॉल्यूशन बनाते टाइम जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करूंगा तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, या किसी तरह की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तीनों में से क्या ऑप्शन होगा, कोई चेंज नहीं होगा ना। क्यों, एनर्जी रिलीज कब होती है, एनर्जी रिलीज तब होती है जब दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए। एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में हमारा रिपल्शन लगने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितनी अट्रैक्शन फोर्स पहले थी, जब मैंने इन दोनों को मिलाया उतनी ही अट्रैक्शन फोर्स अब भी रही। तो अट्रैक्शन फोर्स ना तो इंक्रीज हुई ना ही हमारी आपकी कम हुई। तो देयर इज नो चेंज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स में कोई चेंज नहीं है तो एनर्जी में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो हमारा डेल एच सॉल्यूशन, डेल एच सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डेल मतलब चेंज, एच मतलब एनर्जी, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बनाते टाइम, मतलब जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करूंगा तब हमारी एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो वो चेंज भी हमारा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोर्थ पॉइंट, जब आपके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ना तो बढ़ी ना ही आपकी कम हुई, दोनों में से कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो हमारी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो क्या इनके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट होगा। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं 10 ml A को 10 ml B में मिक्स कर दूं तो अब मेरा सॉल्यूशन कितना बनेगा, 20 ml बनेगा ना। क्यों बनेगा 20 ml, अगर मैं कहता अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने में यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई, मतलब A और B के मॉलिक्यूल पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लोज आ गए। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब यही तो है कि मॉलिक्यूल्स कम मोर क्लोजर टू ईच अदर। अगर एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो ऑक्यूपेंसी ऑफ वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में कम होगा, मतलब वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा। अगर हमारी अट्रैक्शन फोर्स कम होती, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती, तो अट्रैक्शन फोर्स के कम होने को मैं थोड़ी सी देर के लिए रिपल्शन कह सकता हूँ, रिपल्शन लगने लगा। अगर रिपल्शन लगने लगेगा तो मॉलिक्यूल ए और बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाने लगेंगे, और दूर जाएंगे तो ऑक्यूपेंसी ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अट्रैक्शन फोर्स बराबर ही रही, मतलब जितना वॉल्यूम इन दोनों ने ऑक्यूपाई करा था उतना ही ये दोनों मिलकर करेंगे।
इसीलिए डेल वी मिक्सिंग ये भी हमारा क्या हो गया, 0। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, हमारे एग्जाम्पल क्या है। मैंने सबसे पहला एक एग्जाम्पल समझा, मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल आपका है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। मैंने हेक्सेन और हेप्टेन को मिलाया। हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14, हेप्टेन का C7H16, ये हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं हेक्सेन के अंदर कौन से टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, हेक्सेन के मॉलिक्यूल आपस में किस इंटरमोलिकुलर फोर्स से अटैच होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं वैन डर वाल फोर्स। क्यों? क्योंकि हेक्सेन का मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होगी, वैन डर वाल। हेप्टेन के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, अगेन वैन डर वाल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी कैसा है, नॉन पोलर है। अब सपोज करो ए मैं मान रहा हूं हेक्सेन और बी मैं मान रहा हूं हेप्टेन, तो हेक्सेन के अंदर हमारी कौन सी फोर्स, वैन डर वाल, हेप्टेन के अंदर कौन सी, वैन डर वाल। तो इन दोनों की फोर्स आपस में लगभग कितनी हुई, बराबर हुई, लगभग बराबर हो गई। जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो अब मेरे पास कौन सा ट्रैक्शन फोर्स बना, हेक्सेन हेप्टेन बना, विच विल बी इक्वल टू A इंटू बी। अब इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, अगेन वैन डर वाल लगेगी। क्यों? हेक्सेन का मॉलिक्यूल भी कैसा है आपका, नॉन पोलर है, हेप्टेन का मॉलिक्यूल भी कैसा है, नॉन पोलर है, तो टू नॉन पोलर के बीच में क्या लगी, वैन डर वाल। तो अब अगर आप इन तीनों की इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करो तो तीनों में हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगभग बराबर हुई। मैंने इन दोनों की एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया ना कि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर हुई, दैट्स व्हाई इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स में प्रैक्टिकली जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वहां पर प्रैक्टिकली डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस इतना कम है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पर दोनों केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स हमारी कैसी होती है, वीकेस्ट फोर्स होती है। जब बहुत ही वीक फोर्स है और वीक फोर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया तो मैंने उसे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। अदर एग्जाम्पल हमारे हो गए जैसे क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इसके अलावा क्या हो गए आपके, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगभग बराबर है, बाकी की प्रॉपर्टी हमारी सेम होगी। ठीक, मैंने आपको कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्लियर हो गया ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपने आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जो आपके राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हो, जिनके लिए ये दोनों फॉर्मूले बराबर हों। नॉन आइडियल आइडियल नहीं है, मतलब आपके राउल्ट्स लॉ को ओबे, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशन, हर एक कंडीशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है ना। आपका जो पी ए है वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर नहीं होगा, और पी बी जो है वो भी आपका पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपस में बराबर नहीं है तो उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब आप ये कह रहे हो कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ है ना, एग्जाम्पल समझना, आपके पास 100 रुपीज़ हैं और मैंने स्टेटमेंट ये कहा कि मेरे पास जो रुपीज़ हैं वो आपके रुपीज़ के बराबर नहीं है। आपके पास कितने रुपीज़ हैं, 100, और मैंने कहा कि मेरे पास जो रुपीज़ हैं वो आपके रुपीज़ के बराबर नहीं है,
तो मेरे पास रुपीस होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो गई, या तो मेरे पास 100 से ज़्यादा होंगे या फिर मेरे पास क्या होंगे 100 से कम होंगे। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हैं तो ये क्या हो सकती है, या तो ये हो सकता है पी ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, उसके साथ साथ पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, या फिर क्या हो सकता है पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। यही तो हो सकता है ज़्यादा होना। कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, और अगर कोई चीज़ कम है तो वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये मेरे क्या हो गए, दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया। एक तो वो जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं और दूसरा वो जो नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, जितना वेपर प्रेशर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब वेपर प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेगेटिव डेविएशन, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम है। दिस इज द नेगेटिव डेविएशन। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर लेते हैं, नेगेटिव की अपने आप हो जाएगी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन पढ़ा था, है ना। तो क्या रिलेशन था हमारा, हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना, याद है ना वो। ठीक, यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। तो मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। दोनों में रिलेशन समझ में आ गया ना। रिलेशन समझते चलना, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझोगे तो आप फिर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इस डाटा को अपने आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और नहीं तो फिर आप कितने एग्जाम्पल रटोगे, 1 2 4 5 10, है ना। फिर प्रॉब्लम आपके सामने वही आके खड़ी होगी कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आना है। अगर आपको रीजनिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो जितना आपने लर्न करा है वो आप वॉमिट कर दोगे, इसके अलावा कोई और चॉइस आपके पास नहीं है ना। तो जितना पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, जितना प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट था, लेट करो वो 100 पे बॉइल्ड हो रहा था, तो अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 100 से कम पे बॉइल्ड होगा। मैंने लेट कर लिया 95। ठीक, तो हमारे सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले कितने पे बॉइल्ड हो रहा था, 100 पे। जब मैंने मिक्स कर दिया तो अब वो कितने पे बॉइल्ड होने लगा, 95 पे। तो अब मुझे ये बताओ कि जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है सॉल्यूशन बनाने के बाद और सॉल्यूशन बनाने से पहले, दोनों में क्या डिफरेंस आया। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। सॉल्यूशन बनाने से पहले 100 पे बॉइल्ड हो रहा था, सॉल्यूशन बनाने के बाद लेट करो कि वो 95 पे बॉइल्ड हो रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारे दोनों में से किस केस में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों में से किस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। क्या कहोगे, सॉल्वेंट में। तो मतलब हमारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर है, आगे बात समझ में। अगर हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो गई तो क्या मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे रिपल्शन मान सकता हूँ,
मान सकते हो अट्रैक्शन फोर्स पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई। तो कम होने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कुछ रिपल्शन लगने लगा। अब जब रिपल्शन लगने लगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो मतलब डेल एच सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर रिपल्शन लगने लगा है तो अब ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा करेंगे, इसीलिए डेल वी सॉल्यूशन भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ आ जाओ। वेपर प्रेशर आपका कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन सॉल्वेंट। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया तो हमारी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो फोर्स बढ़ गई। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गई तो इसका मतलब है डेल एच सॉल्यूशन एनर्जी हमारी रिलीज होगी, नेगेटिव। वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी अब पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। क्लियर है? एग्जाम्पल दिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारा है एसीटोन प्लस इथेनॉल। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपका है वाटर प्लस इथेनॉल। तीसरा जो एग्जाम्पल आपका है वो हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, और ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। नेगेटिव डेविएशन के हमारे जो एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल आपके हैं एसीटोन प्लस एनिलीन। इसके अलावा H2O प्लस HNO3। इसमें आप HNO3 के बजाय मिनरल एसिड लिख सकते हैं, यहाँ पर HCl भी हो सकता है। ठीक है? इसके अलावा आपका हो गया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है? ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि हमारे जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है वो क्या, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। और नेगेटिव डेविएशन के हमारे एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस एनिलीन, H2O प्लस HNO3 मिनरल एसिड, यहाँ पर HNO3 की जगह HCl भी हो सकता है, और एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है? ग्राफ की बात कर लेते हैं, इनके ग्राफ की। ये एग्जाम्पल मुझे डिस्कस करना है अभी डिटेल में, है ना? तो ये एग्जाम्पल मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा हूँ, पहले ग्राफ बना लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का, और ये हम किसका बना रहे हैं, ये हम बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है? ये लाइन हमारी किसको शो कर रही है, मोल फ्रैक्शन को, और ये किसे शो कर रही है, प्रेशर को। यहाँ पर आपने XA की वैल्यू 0 मानी, XB की 1 है, XA की 1 है और XB की 0 है। ठीक है? पॉजिटिव डेविएशन में आप क्या कह रहे हो, भाई अगर मेरा XA 0 है तो PA तो 0 ही होगा ना, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। XA अगर 1 है तो यानी कि PA हमारा P0 A के इक्वल होगा, ये भी फिक्स है। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये मेरा आइडियल का ग्राफ था, है ना? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। लेकिन ये दोनों पॉइंट तो सेम रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मोल फ्रैक्शन 0 है तब भी उसका पार्शियल प्रेशर आ रहा है, मतलब आपने सॉल्यूशन में A डाला नहीं और A अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, मेरे पास प्योर स्टेट में A है, मोल फ्रैक्शन A के 1 होने का मतलब क्या, प्योर स्टेट है A का, तो क्या उसका प्रेशर उसमें PB का भी प्रेशर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये दोनों पॉइंट तो मेरे फिक्स हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो हमने ये ग्राफ शो कर दिया। इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब है इस मोल फ्रैक्शन पे मैं इतनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन इतनी ना होके इतनी है। एक्सपेक्टेशन इतनी थी प्रेशर की लेकिन इतना प्रेशर है। क्लियर हो गया? ठीक। ऐसी हमारा PB का, हमारे PB का ग्राफ क्या था, हमारे PB का ग्राफ जो है वो ये था। ठीक, लेकिन आ ज़्यादा रहा है तो इसका मतलब है वो हमारा ये हो गया। कोई प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। ये क्या हो गया, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। पहले मेरा जो टोटल प्रेशर था वो ये था, लेकिन अब वो भी क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो पी एस कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी। ठीक है। नेगेटिव डेविएशन, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया, ये प्रेशर हो गया। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की 1, यहाँ एक्स ए 1 और एक्स बी 0। इनिशियल पॉइंट तो यही है, मतलब ये हम ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम हो गई। मतलब इस मोल फ्रैक्शन पे इतनी वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आई कितनी, इतनी आई, है ना। ऐसे ही हमारा पी बी का जो ग्राफ है वो ये था, लेकिन आ इससे कम रहा है। ठीक है। टोटल हमारा ये होना चाहिए था, लेकिन अब टोटल हमारा ये हो गया। तो ये क्या हो गया, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर है। तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ है। ठीक। एक इस एग्जांपल के लिए मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, या हम कैसे बताएंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज कैसे होती है। ठीक। हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, वाटर प्लस इथेनॉल। ऑब्वियसली सी बात है कि वाटर को हम क्या मान के चल रहे हैं, सॉल्वेंट, और इथेनॉल को क्या मान के चलोगे, सॉल्यूट। वाटर H2O के मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारे पास इथेनॉल का मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ पर कौन सी फोर्स हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद भी कौन सी फोर्स रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले दोनों में अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, जबकि हम इसे क्या रहे हैं, नॉन आइडियल, वो भी क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये मैं बता देता हूँ, हम जो पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है जब हाइड्रोजन फोन से अटैच हो, है ना। लेकिन उसमें एक पैरामीटर और भी है कि जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, उनके बीच की डिस्टेंस 4 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्टेंस भी तो मैटर करती है। यहाँ पर देखो डिफरेंस, देखो ये यहाँ पर कौन से एटम अटैच हैं, हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर हमारे क्या अटैच है, यहाँ पर आपके C2H5, जिनका साइज हाइड्रोजन से ज़्यादा है। साइज ज़्यादा होगा तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड यहाँ के कंपैरिजन में कम होगा। तो अब अगर मैं पूछूं कि वाटर मॉलिक्यूल और इथेनॉल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा या कम क्यों है, रीज़न समझ में आ गया। यही कारण है कि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका 70s की रेंज में होता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीज़न क्या है, कम होने का रीज़न है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद भी वहाँ पर आपका क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कम होती है। अब आ जाओ, हमें सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन हमने बनाया, हमें उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को किससे कंपेयर करना था, सॉल्वेंट से। अब यहाँ पर तुमने वाटर और इथेनॉल का बनाया, इस नॉन पोलर पार्ट के होने की वजह से, इस एल्काइल ग्रुप के होने की वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी कम होगी, ज़्यादा होगी ना डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो इस लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने की नेचर
इस लिक्विड के, इस मिक्सचर के वेपर में कन्वर्ट होने की नेचर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और अगर ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इसका वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। दैट्स वाई एग्जिबिट द पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसने मॉलिक्यूल दे दिए दो, और दो मॉलिक्यूल देने के बाद हमें एग्जाम्पल याद नहीं रहे या कोई एक नया एग्जाम्पल था, तो हम ये कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। तो इसे करने के लिए आपको दोनों मॉलिक्यूल की अलग अलग पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखनी होगी, दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गई वो देखनी होगी, और फिर उनमें डिफरेंस कैसे आएगा। क्लियर। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है एक ए लिक्विड था एक बी था, दोनों को मैंने मिक्स करा, मिक्स करने के बाद मैंने कहा कि हमारी टेस्ट ट्यूब वार्म हो गई। टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड बी था, मैंने ए डाल दिया, तो डालने पे हमारी टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। तो अब ये बताओ कौन से टाइप का डेविएशन है। अब जब टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई तो जो क्यों हुई, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया ना उसके अंदर, सॉल्यूशन एनर्जी को रिलीज कर रहा है ना। गर्म होने का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सॉल्यूशन टू एटमॉस्फेयर, यही तो हुआ। तो सॉल्यूशन एनर्जी को रिलीज कर रहा है, मतलब डेल एच मिक्सिंग हमारी क्या हो गई, नेगेटिव। तो कौन से टाइप का हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। मैंने तुम्हें कहा कि 10 ml ए था 10 ml बी था, दोनों को मिक्स करा, टोटल वॉल्यूम 20.5 ml हो गया। मतलब वॉल्यूम होना तो चाहिए था 20 ml, लेकिन हो कितना गया 20.5 ml। तो अब जो ये कौन से टाइप का डेविएशन शो करेगा, वॉल्यूम बढ़ गया ना। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि रिपल्शन फोर्स लगने लगी, वेपर जल्दी बनने लगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, मतलब ये कौन से टाइप का डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो हैं इसमें आते हैं रीजनिंग के। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है, हमारे पास दो लिक्विड हैं, ए है और एक बी है, दोनों का अलग अलग आपका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन गया, तो ये सॉल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्ड होने लगा। मतलब दो अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर के लिक्विड को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्ड होने लगा। तब आप उसे क्या कहोगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहोगे। क्यों कहोगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि इस मिक्सचर में इस सॉल्यूशन के अंदर हम इन कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हमारे जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स आपके डिफरेंशिएट नहीं होंगे। वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में इनका कंपोजिशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ में आ गए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, दो डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्स होने पे अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्ड हो रहे हैं, तब आप उसे क्या कहोगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहोगे। These cannot be separate by simple distillation process। इन्हें आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका लिक्विड और वेपर दोनों फेज में कंपोजिशन कैसा रहता है, सेम रहता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस सॉल्यूशन। कितने टाइप के आपके, दो टाइप के। पॉजिटिव एजियोट्रॉप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, हमारे जो सॉल्यूशन है, आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो कौन से टाइप का डेविएशन शो करेगा, ये कौन से टाइप का शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे किसके आ जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन के। दूसरा क्या है, नेगेटिव एजियोट्रॉप। नेगेटिव एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो कौन से टाइप का डेविएशन आपका, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का कम होना, पॉजिटिव मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना। ठीक है।
तो हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के हो गए आपके? 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से? पॉजिटिव एजियोट्रॉप और नेगेटिव एजियोट्रॉप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया। नेगेटिव एजियोट्रॉप का मतलब है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो गया हमारा? कम हो गया। दैट इज द नेगेटिव एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल आ जाएंगे, कभी कभी हमारे से पूछ लेते हैं कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव एजियोट्रॉप को एक्सप्लेन करो, या उसने एग्जाम्पल तो तुम्हें दे दिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले। जैसे ऊपर वाला ही एग्जाम्पल था, ये था हमारा वाटर और इथेनॉल वाला। उसने तुम्हारे से ये पूछा, ये बताओ कि ये जो वाटर और इथेनॉल को मिक्स करा, ये मिक्स करने पे कौन से टाइप का एजियोट्रॉप शो करेगा? तो मिक्सिंग करने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ना। बॉइलिंग पॉइंट के कम होने का मतलब कौन सा? नेगेटिव एजियोट्रॉप। और ये कौन से डेविएशन का एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डेविएशन का। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। तो ये जो मेरा टॉपिक था, जो हमने 2 वीडियो में डिस्कस करा, कल हमने वेपर, लास्ट वीडियो में हमने वेपर प्रेशर डिस्कस करा था, इस वाले में हमने जो ये वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ डिस्कस करा था, यहाँ पर हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करा। तो ये मेरा रीजनिंग पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल पार्ट है वो टोटली हमारा क्लियर। तो ये हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसमें से न्यूमेरिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।